अध्याय 284 यूनिट 01 पानगु। धा 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 10 स्टील के बीम कंपन से गूंज उठे। 32 प्लाज्मा बंडलिंग केबलों में विस्फोटक बल के साथ आग लग गई, जबकि अपार अदृश्य मानसिक शक्ति ने एबिस वम पाताल के कीड़े को उसी स्थान पर कुचल दिया। तेज और कीकी के उसे काबू में रखने के साथ ही हंटिंग कॉर्प्स के आसपास के सभी दस्तों ने उस विशालकाय जीव पर भीषण हमला बोल दिया। पलक झपकते ही आग, गोले, बिजली की लपटें, ऊर्जा विस्फोट और ठंडे हथियार हर कल्पनीय तरीके से उस पर्वत जैसे जीव पर वार किए गए। उसका वह कवच, जो कभी अभेद्य था, अब जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसका मांस बार बार फट रहा था। एबिस वम पागलों की तरह छटपटाया। उसके एक जोरदार प्रहार ने शिलानपाक के मुख्य द्वारों और पास की कई ऊंची इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया, जिससे धूल के बादल छा गए। इसे अभी मार डालो। उस चीज के पास अब कुछ नहीं बचा, वह बस बिल खोद सकता है। इसे खत्म करो और शहर में उमड़ा राक्षसों का सैलाब अपना सहारा खो देगा। चलो चलो चलो, इसे भागने मत देना। लेकिन तभी धड़ाक, आसमान में बिजली कड़की। कई लोगों ने ऊपर देखा तो तूफान के बीच एक विशाल काली छाया मंडराती हुई दिखाई दी। वह आकार में गोलाकार थी, जो बर्फबारी के कारण मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि कोई उसे साफ साफ देख पाता, आसमान से अचानक एक भयानक लंबा अंग पेंडुलम की तरह नीचे झूला और सड़क की ओर तेजी से बढ़ा। सावधान, पीछे हटो। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। वह विशालकाय अंग हवा के बीच में ही तेज और कीकी पर बिजली की तरह गिरा। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। वह लटकता हुआ अंग स्वर्ग से उतरते किसी विशाल दैवीय स्तंभ जैसा लग रहा था। उसने एक ही झटके में पूरी सड़क को तहस नहस कर दिया, जिससे विस्फोटों की एक कतार लग गई। इस प्रभाव ने कीकी और अन्य लोगों को हवा में उड़ा दिया। उसकी मानसिक सुरक्षा दीवार लगभग टूट गई। कीकी के मुंह से खून निकल आया और वे दूर राक्षसों के झुंड की ओर जा गिरे। हंटिंग कॉर्प्स के कई दस्ते तुरंत छिटक गए और नजरों से ओझल हो गए। ये कहना मुश्किल था कि कितने लोग हताहत हुए। हवा में रहते हुए ली जुन ने पागलों की तरह अपनी जल शक्ति का आह्वान किया, जिससे एक विशाल लहर उठी। शून्य से नीचे के तापमान में वह लहर तुरंत बर्फ में बदल गई, जिससे राक्षसों के आधे सैलाब को सतह के नीचे बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। तेज ने दर्द से दांत पीसते हुए चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके अपने कुछ साथियों की बेल्ट पकड़ी और पास की एक ऊंची इमारत की ओर उड़ गया। सुदीप सबसे पहले वहां उतरा और उसने ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट किया जिसने छत पर जमा स्नो व्राथस और स्नो फियंस के परखच्चे उड़ा दिए। ये वही एस क्लास का ईरी एंटिटी है। यह इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? देखो, वह कीड़ा पीछे हट रहा है। ली जुन चिल्लाया। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ एबिस वम ने सभी प्लाज्मा केबलों को तोड़ दिया और एक भारी कंपन के साथ वापस जमीन के नीचे समा गया। तेज ने एक तरफ आसमान में उस काली छाया पर नजर रखी और दूसरी तरफ हंटिंग कॉर्प्स से संपर्क किया। सभी दस्ते, अपनी स्थिति बताएं। टीम 13 खत्म हो गई है। यहाँ राक्षसों का हमला बहुत तेज है। टीम 28, बचाव के लिए पहुंचो, वे घिर गए हैं। ऊपर देखो। पीछे हटो। संचार प्रणाली में अफरा तफरी मच गई। ढही हुई इमारतों और घने धुएं को देखते हुए हंटर स्क्वाड 1 के सभी सदस्यों के चेहरे उतर गए। वह चीज जो आसमान में थी, वह फिर से गायब हो गई। सुदीप ने ऊपर देखा। बर्फीले तूफान में जो साया अभी मंडरा रहा था, वह फिर से ओझल हो चुका था। उस दबाव का एहसास अभी भी सबके दिलों को जकड़े हुए था। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाले तेज और ली जुन भी सहमे हुए लग रहे थे। जल्दी करो, पहले घायलों को बचाओ। चीजें पूरी तरह से मूल योजना से बाहर निकल चुकी थीं। एस क्लास के ईरी की बात तो दूर, वे समय पर उस कीड़े को भी खत्म नहीं कर पाए थे। जगह जगह बनते गड्ढों और हर दिशा से शहर में घुसते राक्षसों के सैलाब के बीच तेज के पास परिस्थितियों के अनुसार ढलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैकअप योजना लागू करो। कीड़े को उत्तर की ओर फुसलाकर ले जाओ। वहां हमारे पास अधिक शक्तिशाली गोलाबारी मौजूद है। समझ गया। कीकी ने घबराते हुए फायर ब्रो और सुदीप को पकड़ा और खुले हवाई गलियारे की ओर उड़ चली। पूर्वी स्टीलवर्क्स की तबाही उसके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। क्या उत्तर में भी ऐसा ही होगा? लेकिन हंटिंग कॉर्प्स अब उस सैलाब को और नहीं रोक पा रहे थे। वे केवल किलेबंद क्षेत्रों की ओर पीछे हट सकते थे। तेज ने पहले ही बहादुर को संदेश भेज दिया था और उत्तरी क्षेत्र की त्रिकोणीय रक्षा पंक्ति पूरी तरह से युद्ध की लपटों में घिरी हुई थी। तड़ तड़ तड़, धऊं धऊं धऊं। रेलवे स्टेशन के बाहर प्लाजा में झोंगजी एवेन्यू अंधेरे के बीच अफरा तफरी से उबल रहा था। दर्जनों गोलाकार सर्चलाइटों ने एवेन्यू को एक भयानक सफेद रंग में रंग दिया था। जहां भी रोशनी की किरणें पड़तीं, वहां नसों को झकझोर देने वाले राक्षसों के झुंड दिखाई देते। इमारतें, छतें और ऊंची इमारतें स्नो फियंस से पटी पड़ी थीं। आसमान में
विंग डेमन्स ने बादलों को ढक लिया था। 1000 से अधिक भारी मशीन गनों ने एक साथ गर्जना की, जिससे पूरा प्लाजा गोलियों की बौछार से नहा उठा। विमान भेदी तोपें गुस्से में आसमान की ओर आग उगल रही थीं, जिससे हवा में एक घना सुरक्षा जाल बन गया था। स्टेशन के अंदर कयामत की ट्रेन की 22 बोगियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मकालू पर्वत नंबर 1 और परिणीति से दागी गई मिसाइलें जमीन और आसमान में फटने लगीं। वेपन स्टेशनों पर लगी उच्च ऊर्जा बुर्जों ने प्लाज्मा की धाराएं उगलीं, जिससे पटरियों और आवासीय क्षेत्रों के पीछे से आते राक्षसों के झुंड का सफाया होने लगा। इन्फिनिट ट्रेन पर सवार 1130 सीज प्रणालियों ने आसमान को कटे हुए धातु के टुकड़ों में बदल दिया, टंगस्टन को राउंड के साथ विंग डेमन्स को नष्ट कर दिया और उनके मांस को राख बना दिया। जैप! एक तेज आवाज के साथ G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन ने रात के अंधेरे में नीले रंग की विद्युत रेखाएं खींची, जिससे तूफानी आसमान में दमनकारी भंवर की आकृति साफ दिखने लगी। सबसे आगे 10 से अधिक मेका कंटेनर आधारित किलों के ऊपर खड़े थे और नीचे की सड़कों पर बिना रुके आग बरसा रहे थे। परिणीति के इलेक्ट्रिक आर्क पल्स स्ट्रिंगर्स ने लयबद्ध धमाकों के साथ प्लाज्मा की चिंगारियां भड़काईं। रजिता की आंखों में अग्नि नियंत्रण प्रणाली से गिरते डेटा का प्रतिबिंब चमक रहा था। फायर गॉड मेका की जुड़वां रोटरी तोपें पिघले हुए लाल रंग की तरह चमक रही थीं। अपने दांत पीसते हुए उसने मेका की शक्ति को उसकी अंतिम सीमा तक धकेल दिया। धड़ाक 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 धड़ाक, अनगिनत विस्फोटों ने राक्षसों की सेना के परखच्चे उड़ा दिए। आग की खायों ने भूखे स्नो फिएंड्स को जलाकर राख कर दिया, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन ईरी एंटिटीज में जीवित रहने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। कटीले तारों, बैरिकेड्स और नुकीले जालों को तोड़ते हुए वे एक दूसरे की लाशों के ऊपर चढ़ रहे थे और खून के प्यासे थे। ठा ठा, पास की इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे 2 विशाल स्नो फिएंड्स के सिर 12.7 मिलीमीटर एंटी मटीरियल राउंड से उड़ा दिए गए। काले कवच में लिपटी एक परछाई अपनी पीठ पर लगे ट्रिपल ऑल थ्रस्टर्स की मदद से सीधे इमारत की दीवार पर दौड़ पड़ी। धुंधली सी दिखने वाली वह परछाई कुछ ही सेकंड में 100 मीटर से ऊपर चढ़ गई। ठा ठा ठा, उसके कंधे पर लगे स्मार्ट लॉन्चर से 6 विस्फोटक गोले दागे गए। 6 स्नो फिएंड्स की खोपड़ियां एक साथ फट गईं। पूनम ने पल भर में छत के खतरों को खत्म कर दिया। उसके ब्लैक हॉक कवच के HUD ने उसके सामने युद्ध क्षेत्र का एक होलोग्राफिक रडार मानचित्र पेश किया। सब लोग सावधान, वह विशाल कीड़ा इसी ओर बढ़ रहा है। ये रेल स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच में है। जैसे ही वह दिखाई दे, उत्तरी दीवार की सभी तोपें और बमवर्षक विमान आग उगलने लगेंगे। झटके के लिए तैयार रहें। उसने कमांड चैनल पर चेतावनी दी। समझ गया डैनियल, तुम्हारी 4 बजे की दिशा 4 o'clock में एक बड़ी ईरी एंटिटी है, वह बैरियर की ओर बढ़ रही है। मैं देख लूंगा, डैनियल ने जवाब दिया। उसका शरीर एक 3 मीटर ऊंचे मानव बाघ में बदल गया और वह तेजी से आगे झपटा। उसके पीछे रक्षा पंक्ति के कई योद्धा भी थे। मोनिका, 9 बजे की दिशा में आसमान देखो, अंधेरे कोने से कुछ बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। सावधान। समझ गई मोनिका। मोनिका नाम की विशाल मशीन के ऊपर खड़ी थी और उसके दोनों ओर पावर आर्मर पहने गार्ड तैनात थे। उसकी सुर्ख निगाहें 9 बजे की दिशा में आसमान पर टिक गईं। हवा को चीरती हुई एक सोनिक बूम की आवाज आई। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया, उंगलियों से एक त्रिकोण बनाया, उसे अपने मुंह के पास ले गई और एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। शून! एक विनाशकारी ध्वनि तरंग एक अदृश्य तलवार की तरह ऊपर की ओर बढ़ी, जिसने हवा में ही विंग डेमन्स के एक झुंड को काट डाला। वे हवा में बिखरकर टुकड़ों में बंट गए। हालांकि उसने विस्फोट के प्रभाव को कम करने की कोशिश की थी, फिर भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों ने उसे महसूस किया। उस बल से कई मंजिलों के शीशे चकनाचूर हो गए। हर कोई उस दबाव से सहम गया। भोपाल शहर की हवाई अड्डा रक्षा पंक्ति में नज़ारा पहले ही प्रलयकारी हो चुका था। चौड़े रनवे ईरी एंटिटीज के समंदर में बदल चुके थे, जो चींटियों की तरह टर्मिनल की ओर उमड़ रहे थे। आग की खाइयां, जो कभी झटकों को सोखने के लिए बनाई गई थीं, अब राक्षसों की लाशों से भर चुकी थीं। संशोधित विमानों की ऑटो तोपें आग बरसा रही थीं। तबाही के इस समंदर के बीच टर्मिनल एक अकेले द्वीप की तरह खड़ा था। हजारों गोलियां मूसलाधार बारिश की तरह गिर रही थीं। स्टील की दीवारें, ध्रुवीय ट्रक, माल ढोने वाले कंटेनर और कटीले तारों ने बाहरी घेरा बनाया था, लेकिन राक्षसों का सैलाब 100 मीटर के भीतर तक पहुंच गया था। 1 घंटे से भी कम समय में लाशों के पहाड़ लग गए थे, जिससे वह सैलाब एक जीवित भूस्खलन की तरह आगे बढ़ रहा था। सब लोग आयन शॉक के लिए तैयार रहें। ब्रजेश संचार तंत्र पर चिल्लाया और उसने एक स्विच दबाया। जज़ खटाक, हवाई अड्डे के एप्रन पर बिजली का एक भारी झटका दौड़ा।
हर किसी को अपनी त्वचा पर रेंगता हुआ एक बिजली का एहसास हुआ, क्योंकि सैकड़ों उच्च वोल्टेज आयन दीवारें एक साथ जल उठीं। पूरा टर्मैक प्लाज्मा के जाल से जगमगा उठा और एक ही पल में राक्षसों की अगली लहर में आग लग गई। आग ने स्नो फिएंस के तैलीय मांस को ईंधन बनाया और वह एक भीषण लपटों की कतार में बदल गई, जिसने बर्फीले युद्ध क्षेत्र को दहकते हुए नर्क में बदल दिया। शून्य तड़तड़ धड़ाक, एक सुनहरी चमक ने कई स्नो व्रैथस के सिरों को कुचल दिया और रक्षा पंक्ति के एक कंटेनर के ऊपर उतरी। कम्युनिकेटर पर राजू चिल्लाया, लगभग 40 सेकंड, कीड़े इसी तरफ आ रहे हैं। वहीं ऊपर आसमान में एरोस्पेस बेड़े के बमवर्षक दस्ते आसमान को चीर रहे थे, जबकि अनगिनत ड्रोन ऊपर विंग डैमन्स से उलझे हुए थे। हम यहाँ बहुत असुरक्षित हैं। वे शायद अपना हमला हमारी तरफ केंद्रित करेंगे। नॉर्थ विंड एलायंस के शेन ने आवाज लगाई। वे शहर के अंदर थर्मोबैरिक बम नहीं गिराएंगे। अंकल ने जवाब दिया, हमें बस इस इलाके को थामे रखना है। ज़रूरत पड़ने पर कवरिंग फायर दो। अगर हमने उस कीड़े को खत्म नहीं किया तो उसके द्वारा खोदा गया छेद और भी राक्षसों को ले आएगा। हेमंत की आवाज़ कम्युनिकेटर से आई। जुबिन, हेमंत, लिली और अमीन की मदद के लिए जाओ। समझ गया। ऋषि, उनके साथ उस यात्री विमान पर नज़र रखो। किसी भी चीज़ को पार मत करने देना, वरना हमें बगल से और भी दबाव झेलना पड़ेगा। धड़ाक, भूकंपीय तरंगें गरज उठीं और शहर का पूरा उत्तरी हिस्सा हिंसक रूप से कांपने लगा। बहादुर उत्तरी शहर की दीवार पर बने कमांड टावर में बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था और वह होलोग्राफिक मानचित्र को घूर रहा था। तेज, ये हवाई अड्डा एवेन्यू के करीब पहुंच रहा है। हम उस इलाके के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने के कोई संकेत नहीं हैं। तेज की आवाज़ कम्युनिकेटर से आई, जिसके साथ हवा की तेज आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ठीक है, एक बार जब तुम लक्ष्य की पुष्टि कर दोगे तो हम 30 सेकंड में गोलाबारी शुरू कर देंगे। यदि आवश्यक हो तो उस कीड़े को एक जगह रोकने की कोशिश करना, लेकिन खुद को खतरे से दूर रखना। समझ गया। शूनटिल्ड, हंटिंग कॉप्स पहले ही बड़े पैमाने पर तैनात हो चुके थे। शहर के अंदर राक्षसों का सैलाब तेज भूकंपों के साथ उत्तर की ओर बढ़ रहा था। ऊपर आसमान में तेज की नज़र आसमान और होलोग्राम पर चिन्हित केंद्र बिंदु दोनों पर थी। यही वह जगह है। हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम के अलावा ये राक्षस संभवतः घनी आबादी वाले लोगों की ओर आकर्षित होता है, इसलिए हम इसे और आगे नहीं बढ़ने दे सकते। कीकी ने हाथ में हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम को कसकर पकड़ते हुए तनावपूर्ण स्थिति में होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट को देखा। इस बार हमें इसे गिराना ही होगा, ली जुन ने सख्ती से कहा। कीकी, मैं ज़मीन के नीचे नज़र रखूंगा, तुम आसमान पर नज़र रखो। अगर वे समुद्री अर्चिन जैसे कांटे फिर से दिखाई दें तो सुदीप को आगे कर देना। वह ऊर्जा प्रकार का है, वह तुम्हारे टेलीकाइनेटिक बैरियर से बेहतर शारीरिक वार झेल सकता है। तेज ने निर्देश दिया। कीकी ने त्योरियां चढ़ाकर सुदीप की ओर देखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम मुझे मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। सुदीप ने बिना विचलित हुए कंधे उचकाए। शांत रहो, मैं शायद, उसने एक जटिल भाव के साथ आसमान की ओर देखा, शायद इसे झेल पाऊं। धत, सुदीप भाई तो अलग ही मिट्टी के बने हैं, रोजेश बुदबुदाया। बहुत हुई बातें, वह चीज़ बस पहुंचने ही वाली है। धड़ाक, कुछ ही दूरी पर सड़क फट गई और इमारतें झुकने और ढहने लगीं। ये नज़ारा देख सबका दिल बैठ गया। उसी समय उत्तरी शहर की दीवार की भारी तोपें, एरोस्पेस बेड़े की मिसाइलें, बमवर्षक और टर्मिनल व हवाई अड्डे से मिलने वाली लंबी दूरी की सहायता, सभी एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो गए। तेज की आंखें पैनी हो गईं। यह आ गया। दूसरी ओर त्राकामार आइस कैन्यन शिविर के बाहर गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। कैप्टन राघव, मॉन्यूमेंट कोर का अंशांकन पूरा हो चुका है। कोर का तापमान स्थिर है। मरम्मत पूरी होते ही आपको न्यूरल सिंक के साथ आगे बढ़ना होगा। कम्युनिकेटर पर प्रसेनजीत की आवाज़ में घबराहट थी। शिविर के टेंट के भीतर प्रसेनजीत पागलों की तरह कंप्यूटर पर डेटा ठीक कर रहा था। उसके होंठ सूखे थे और आंखें कोड पर टिकी थीं। शोध दल का हर सदस्य उतना ही तनाव में था और दबाव के बीच चुपचाप काम कर रहा था। परीक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे पोल्टू के साथ जुड़ूंगा। मेरी शक्ति पहले से ही पूरे मेका को कवर करती है। न्यूरल ड्राइव बैलेंस का 70% हिस्सा मेरी ओर स्थानांतरित कर दो। मैं और अधिक भार संभाल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। यूनिट 01 के कॉकपिट के भीतर पोल्टू खड़ा हो गया और उसने राघव के सुझाव को सख्ती से खारिज कर दिया। हमारा न्यूरल सिंक एक समान रहना चाहिए, वरना मुझे ड्राइव लैग धीमेपन का अनुभव होगा। ये हीरो बनने का समय नहीं है, मैं इसे झेल सकता हूँ। मरम्मत का काम करते हुए राघव ने जवाब दिया, तुम्हारी सांसें पहले से ही अनियमित हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे श्वसन तंत्र को अपूरणीय क्षति हुई है।
अगर मैं इस मेका को ठीक कर भी दूं तो भी इस बात में संदेह है कि तुम 2 घंटे भी टिक पाओगे। मैं यह इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम अधिक समय तक चल सको। अरे रहने भी दो। पोल्टू ने राघव के पास रखी कोल्ड डार्क रीजेंट की 3 खाली नलियों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, भले ही मेरे पास कोई शक्तियां न हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अपनी सीमा से कहीं आगे निकल चुके हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लेवल 5 यूनिफाइड कंट्रोल कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, लेकिन मेका की असली ताकत बाहर लाने के लिए हमारा तालमेल में होना ज़रूरी है। अगर हमें मरना है तो हम साथ मरेंगे। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। राघव ने एक गहरी सांस ली। ठीक है। फिर उसने तुरंत कम्युनिकेटर के माध्यम से अल्लू और पलाश से बात की। प्रथम चरण के सक्रियण के प्रयास में 1 घंटे से भी कम समय बचा है। बस डटे रहो। कोई बात नहीं, अल्लू ने जवाब दिया। हम भी ठीक हैं। वे चीज़ें बिल्कुल हमारे पीछे पड़ी हैं, लेकिन कैप्टन राघव, हमने सब संभाल लिया है। पलाश ने अपनी बात जोड़ी। प्रोत्साहित होकर राघव ने अपना पूरा ध्यान मैकेनिकल हॉट यांत्रिक हृदय को चलाने पर केंद्रित कर दिया। उसके होंठ पीले पड़ चुके थे, वह पहले ही 2 बार बेहोश होकर गिर चुका था। कुछ घंटे पहले उसने आखिरकार स्कैन पूरा किया था। अब वह पूरी तरह से मरम्मत के काम में जुटा था। बाहरी कवच और सिर के मॉड्यूल पर लगा नैनोसिरेमिक व्यूपोर्ट पहले ही ठीक किया जा चुका था। बाईं भुजा में आए बड़े छेद के अंदर हाइड्रोलिक पाइप, कवच की परतें और झुलसे हुए ड्राइव शाफ्ट को तेजी से सुधारा जा रहा था। शुक्र था कि मिश्र धातु का कंकाल नहीं टूटा था, वरना राघव के पास काम पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं होती। शिविर के बाहर स्नो फिएंस का एक बड़ा झुंड अचानक प्रकट हुआ और उसने अल्लू की टीम पर हमला कर दिया। हालांकि संख्या में वे उतने विशाल नहीं थे, लेकिन ये राक्षस बहुत बड़े थे, सामान्य स्नो व्रेथ की तुलना में कहीं अधिक मजबूत। अल्लू अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बर्फ के मैदान में स्कीइंग कर रहा था और सभी राक्षसों को शिविर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। कुछ गड़बड़ है, ये सब बड़े प्रकार के स्नो फिएंस ही क्यों हैं? एलेक्स, क्या शिविर के पास कोई खतरा है? कोई नहीं। अच्छा है, सब लोग शिविर से दूर रहें। राक्षसों को वहां मत ले जाना। होशियारी से चलो। हम जितनी देरी करेंगे उतना ही फायदा होगा। स्नो फिएंस के बढ़ते झुंड को देखकर अल्लू का चेहरा गंभीर हो गया। उनके पास केवल 30 के करीब लोग थे, उन सबको मारना समय और ऊर्जा की बर्बादी होती। राक्षस अजीबोगरीब ढंग से बढ़ती संख्या में आ रहे थे। समय बचाने के लिए उन्हें लगातार चलते रहना था और दुश्मनों को घेरे में घुमाना था। अब तक उनके दल के 7 लोग राक्षसों के चंगुल में आकर जान गंवा चुके थे। आसमान में 2 एरोस्पेस लड़ाकू विमान बादलों को चीरते हुए निकल रहे थे, एक दूसरे का पीछा करते हुए। उनके पीछे सैकड़ों विंग डेमन्स भयानक उड़ने वाले शिकारियों की तरह लगे हुए थे। पायलटों ने जानबूझकर अपनी गति कम रखी थी ताकि राक्षसों को अपने करीब रख सकें और किसी को भी शिविर की ओर न जाने दें। कैप्टन पलाश, हमने अभी अपने ऊपर कुछ चमकते हुए देखा है। सुझाव है कि ऊंचाई कम करें और उसका पीछा करें। समझ गया। 2200 की ऊंचाई तक नीचे आओ। 2200 तक उतर रहे हैं। पलाश के हाव भाव सतर्क थे। रडार पर खून जैसे लाल बिंदुओं को घूरते हुए उसने कहा, तेज नहीं जा सकते। ये राक्षस हमें मार गिराने पर तुले हुए हैं। अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि वे वास्तव में हमें देख सकते हैं। वे बस मार्करों निशानों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम इन निशानों का उपयोग उन्हें दूर ले जाने के लिए कर रहे हैं, ताकि कैप्टन राघव और कैप्टन यू की टीम के लिए समय खरीदा जा सके। बीप बीप बीप। अचानक उसके रडार ने चेतावनी दी, जिसके बाद भीषण हलचल हुई। पलाश चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है, हमारे ऊपर देखो। यूनिट 2 के पायलट ने ऊपर देखा, वहां उसे एक विशाल छाया दिखाई दी। दर्जनों मीटर तक फैले उसके पंख बर्फ और हवा को उड़ा रहे थे। अनगिनत संयुक्त आंखों से ढका एक भयानक जबड़ा उनके ऊपर खुला था। ये भला क्या है? बचो अभी। वूम। धड़ाक। बहुत ऊपर एक लाइटनिंग 2 एरोस्पेस फाइटर काले धुएं और लपटों के साथ बर्फ के मैदान में जा गिरा, जिससे एक छोटा विस्फोट हुआ। अल्लू ने भारी मन से ये सब देखा। एक और झांसा देने वाला जेट गिर चुका था। अब आसमान में केवल एक बचा था। यूनिट 1 पलाश, रिपोर्ट, एक अति विशाल विंग डेमन अभी दिखाई दिया है। यूनिट 2 गिर चुका है। मुझे इस चीज को और दूर खींचना होगा। क्या अति विशाल? अल्लू का चेहरा काला पड़ गया जब उसने बड़े आकार के स्नो फिएंस की बढ़ती संख्या को देखा। निश्चित रूप से कुछ बहुत गलत हो रहा था। मुमकिन ही नहीं, मैं यहाँ और चक्कर नहीं काट सकता। मुझे इसे और दूर ले जाना होगा। संचार तंत्र में पलाश की आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। वह स्पष्ट रूप से आगे आने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयार था।
कॉकपिट में वापस राघव ये सुनकर दहल गया, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे यूनिट 01 की मरम्मत की गति बढ़ानी ही थी। उसने एक और कोल्ड डार्क रीजेंट निकाला, बिना झिझक उसका ढक्कन खोला और एक ही घूंट में गटक गया। कड़क कड़क। तभी यूनिट 01 के सिग्नल बूस्टर ने दूर आसमान में किसी हलचल को पकड़ा, वह किसी प्रकार का विमान था। राघव और पोल्टू दोनों सतर्क हो गए, फिर उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की। ये फीनिक्स स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है, अपनी पहचान बताएं। कड़क कड़क। हम वेस्ट अछनेरा एयर सपोर्ट ग्रुप 3 हैं, रिबूट योजना की सहायता के आदेश पर यहाँ आए हैं। पहले 2 समूह पहले ही गिर चुके हैं, हम अभी दुश्मन की घेराबंदी तोड़कर निकले हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? राघव ने तुरंत जवाब दिया, सब कुछ जारी है। हम उच्च स्तरीय ईरी एंटिटीज के भारी हमले के घेरे में हैं। जमीनी और हवाई सेना को तत्काल बैकअप की आवश्यकता है। समझ गया। पहुंचने का समय एटर 2 मिनट। राघव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत पलाश से संपर्क किया। कैप्टन पलाश, बस थोड़ा और रुको, कुमुक्त सहायता पहुंचने ही वाली है। शिविर के अंदर राघव से यह खबर मिलते ही तकनीकी टीम के सदस्यों के चेहरे खिल उठे। प्रसेनजीत ने तुरंत सिर हिलाया, तुमने सुना ना? सहायता आ रही है। सब शांत रहें, हमें आखिरी काम जल्दी खत्म करने हैं। फिर उसने दोबारा कम्युनिकेटर में कहा, पलाश, क्या तुमने सुना? सहायता बस पहुंचने ही वाली है। चरमराहट। कोई जवाब नहीं। कैप्टन पलाश। राघव की आवाज फिर से गूंजी। कैप्टन राघव। कम्युनिकेटर से धुंधले सिग्नल के साथ आवाज आई। पलाश का लड़ाकू विमान तेजी से पैंतरेबाजी कर रहा था। कैप्टन पलाश, सहायता किसी भी पल पहुंच जाएगी। टिके रहो, ज्यादा दूर मत उड़ो। कैप्टन राघव, इस विशाल विंग डेमन ने शायद हमारे खतरे को भांप लिया है, इसे दूर ले जाना ही होगा। मेरी चिंता न करें, मैं मिशन पूरा करूंगा। पलाश की आवाज शोर के बीच से आई। राघव के स्वर में तात्कालिकता आ गई। ये राक्षस संभवतः अछनेरा शहर से आए हैं। हम पर अभी तक बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि उस एस क्लास का प्रभाव पूरे एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स क्षेत्र को कवर करता होगा। अब जब बैकअप यहाँ है तो हम कुछ समय और बचा सकते हैं, इसलिए तुरंत वापस लौट आओ। राघव चिल्लाया। शून लाइटनिंग 2 एरोस्पेस फाइटर के कॉकपिट के अंदर पलाश ने मुड़कर देखा कि वह विशाल जीव विंग की तरफ से झपट्टा मार रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के थ्रॉटल को आगे बढ़ाया और जेट की गति बढ़ा दी। टिमटिमाते सिग्नल की ओर देखते हुए उसने शांति से कम्युनिकेटर में कहा, कैप्टन राघव, मैं वापस नहीं आ सकता, आप जारी रखें। बीप। शिविर के टेंट में पलाश की आवाज और गायब होते सिग्नल ने सबको जड़ कर दिया। सबकी निगाहें प्रसेनजीत की मेज पर रखे कम्युनिकेटर पर टिक गईं। टाइपिंग करते हुए उसके हाथ डिवाइस को देखकर थोड़े कांपने लगे। पूरे टेंट में सन्नाटा छा गया। टीम की कुछ महिला सदस्यों की आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं और वे अपनी सिसकियां नहीं रोक पा रही थीं। अल्लू ने सुनते हुए आसमान की ओर देखा, लेकिन बर्फीले तूफान से भरे आसमान में सिर्फ गुप्पा अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। 1 मिनट बाद मिसाइलों की एक बौछार हवा को चीरते हुए निकली, जिसने उस बर्फीले मैदान पर हमला किया जहां स्नो व्रैथस का झुंड जमा था। लहरों के रूप में विस्फोट हुए, जिससे अनगिनत राक्षसों के परखच्चे उड़ गए। फिर 1 दर्जन लड़ाकू विमान नीचे की ओर आए। कम्युनिकेटर की फ्रीक्वेंसी पर एक आवाज आई, रीबूट स्क्वाड, यह एरियल सपोर्ट टीम 3 है, हमें सहायता प्रदान करने के आदेश मिले हैं। सावधान रहो, यहाँ एक बहुत बड़ा विंग डेमन है। प्रसेनजीत ने तुरंत कम्युनिकेटर झपटा और चिल्लाया, समझ गया। शून सीटी जैसी आवाज। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, बर्फ की घाटी के ऊपर एक कान फाड़ देने वाली सोनिक बूम गूंज उठी। विंग डेमन्स के झुंड दूर से चीखते हुए आए, ठीक उसी दिशा से जहां पलाश उन्हें खींचकर ले गया था। जिद्दी कमीने। अल्लू दहाड़ा और अपना हथियार उठाकर आसमान की ओर गोलियां चलाने लगा। उन्हें नीचे की तरफ बुलाओ, हम उन्हें कैंप या कैप्टन राघव पर हमला नहीं करने दे सकते। ठा 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 ठा, तर 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 तर। एक पल में गार्ड स्क्वाड के शेष 20 सदस्यों ने आसमान की ओर मोर्चा खोल दिया। इसी बीच आने वाले हवाई सहायता दस्ते ने फॉर्मेशन बनाकर विंग डेमन्स के साथ एक भीषण हवाई लड़ाई शुरू कर दी। कैंप की रक्षा करो, ड्रेक, लेपर्ड, ऊपर की ओर खींचो। धड़ाक धड़ाक। इससे पहले कि 2 लड़ाकू विमान अपनी पैंतरेबाजी पूरी कर पाते, बादलों को चीरता हुआ एक विशाल विंग डेमन अचानक बाहर निकला। उसके पंख किसी ऊंची इमारत की तरह फैले हुए थे और एक ही पल में उसने दोनों जेट विमानों को टकराकर चकनाचूर कर दिया। उस घातक हमले के बाद वह एक भयानक गर्जना के साथ वापस बादलों में ओझल हो गया और दूसरे हमले के लिए तैयार होने लगा।
अल्लू की तरफ। जैसे ही गोलियों की आवाज़ ने विंग डायमंड्स के झुंड को ऊपर खींचा, उन्होंने रक्षक दल पर एक साथ गोता लगाना शुरू कर दिया। सभी ने तुरंत तेज आवाजाही के लिए अपने मोबिलिटी स्नोबोर्ड संभाल लिए। तर तर तर, गोली चलाओ, सावधान, रास्ते से हटो। उड़ने वाली ये इरी एंटिटीज किसी राक्षसी बमवर्षक विमान की तरह हमला कर रही थीं। उनके एक ही वार में कई गार्डों के परखच्चे उड़ गए। पलक झपकते ही स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। उसी समय शिविर के अंदर प्रसेनजीत यूनिट 01 के पैरामीटर फीडबैक को देख रहा था। उसने देखा कि कवच की परतें, सेंसर, केबल, यहाँ तक कि हथियार प्रणालियाँ भी किसी चमत्कार की तरह ठीक हो रही थीं, और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कम्युनिकेटर के माध्यम से बीच बीच में आने वाली चीखों ने उसे अपनी सांसें रोक लेने पर मजबूर कर दिया। वह मन ही मन बस एक ही रट लगा रहा था, और तेज, जल्दी करो, वह विशाल राक्षस फिर से आ रहा है। अलग हो जाओ, हर हमले पर एक बलिदान समय खरीदो। धड़ाक। तभी प्रसेनजीत ने मॉनिटर पर देखा कि ड्राइव सिस्टम और कॉकपिट सिंक्रोनाइजेशन की स्थिति 100% तक पहुंच गई है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल बाद राघव की आवाज़ संचार तंत्र पर गूंजी। टीम लीडर प्रसेनजीत, द्वितीयक इग्निशन शुरू कर रहा हूं, फेज 1 स्टार्टअप। समझ गया। प्रसेनजीत ने तुरंत कंट्रोल बटन दबाया। यूनिट 01 के कॉकपिट के अंदर राघव ने पहले ही अपना यूनिफाइड न्यूरो आर्मर पहन लिया था और कोल्ड डार्क रीजेंट की आखिरी शीशी पी ली थी। तैयार हो। पोल्टू दाईं ओर की सीट पर चढ़ा जहां कभी उसका भाई खड़ा होता था और राघव को एक तीखी नज़र से देखा। ये चीज़ कोई खिलौना नहीं है, इसे शुरू करो, राघव ने अपना हेलमेट पहनते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत और ठंडी थी। मैं बस मौत का तांडव मचाना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पोल्टू ने ऊपर देखा, कंट्रोल यूनिट के बटनों की एक श्रृंखला दबाए, उसकी आंखें बर्फ की तरह तेज थीं। वह नैनो सिरेमिक व्यूपोर्ट पर सभी लाइटें और होलोग्राफिक इंटरफेस जल उठे। पायलट के साथ न्यूरल इंटरफेस को सिंक करना शुरू करें, प्रसेनजीत की आवाज़ कम्युनिकेटर पर आई। पायलट के साथ न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन का अंशांकन किया जा रहा है। एक मशीनी महिला की आवाज़ गूंजी। बज़, राघव और पोल्टू दोनों ने एक शक्तिशाली मानसिक झटका महसूस किया। उनका पूरा तंत्रिका तंत्र उस विशाल मशीन के साथ विलीन होता हुआ प्रतीत हुआ। न्यूरल सिंक सफल। यूनिफाइड न्यूरो कपलंग दर 97.7%। द्वितीयक थर्मल इग्निशन के लिए तैयार रहें। राघव और पोल्टू ने एक दूसरे की ओर देखा। इसे जलाओ। ठीक है। फ्यूजन कोर इग्निशन अनुक्रम शुरू किया जा रहा है। शून। त्राकामार आइस कैन्यन के हृदय में एक शक्तिशाली अलौकिक गूंज सुनाई दी। बर्फीले तूफान के बीच यूनिट 01 की छाती पर स्थित फ्यूजन रिएक्टर, जो नायोबियम टाइटेनियम सुपरकंडक्टिंग रिंग से घिरा था, गर्म होने लगा और एक नारंगी प्लाज्मा पल्स छोड़ने लगा। वह पल्स धीरे धीरे भयानक नीले प्लाज्मा में बदल गई, जिसने पल भर में आसपास की सारी बर्फ और ओस को भाप बना दिया। शिविर के सामने का हिस्सा दिन की तरह उजला हो उठा। प्रसेनजीत टैंक से बाहर भागा। उस चकाचौंध कर देने वाले फ्यूजन टर्बाइन कोर को देखकर ही उसकी सांसें भारी होने लगीं। फ्यूजन कोर इग्निशन सफल। कॉकपिट के अंदर एकीकृत न्यूरल कंट्रोल सिस्टम के तहत दोनों लोग बिल्कुल एक साथ बोले। राघव, बर्फ तोड़ने के लिए तैयार। पोल्टू, बर्फ तोड़ने के लिए तैयार। वम। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। धातु की गरजती हुई शॉकवेव्स पूरी घाटी में गूंज उठीं। जैसे ही पानगु यूनिट 01 हरकत में आया, उसे ढके हुए बर्फ और पाले की परतें हिमस्खलन की तरह नीचे गिरने लगीं। उसकी घुटने टेकने वाली मुद्रा बदली और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उस पल में लगभग 10,000 टन का ये सुपर हथियार एक बार फिर जाग उठा था। सावधान, वह विशाल राक्षस वापस आ रहा है। गेल, बलिदान के लिए तैयार रहो। कम्युनिकेटर से एक सपोर्ट टीम की चिल्लाने की आवाज़ आई। लेकिन जैसे ही गेल कोड नेम वाले पायलट ने आने वाले विंग डायमंड से टकराकर आत्मघाती हमला करने की तैयारी की, जमीन हिला देने वाली एक सोनिक बूम ने हवा के सीने को चीर दिया। उस राक्षस के पीछे के निचले आसमान से बर्फीले तूफान को भेदते हुए एक विशाल मेका प्रकट हुआ, जिसकी छाती पर भयानक नीला प्लाज्मा धधक रहा था। तूफानी हवाओं में लिपटा वह अंधेरे को चीरता हुआ निकला और एक यांत्रिक महामानव की डरावनी परछाई सबके सामने आ गई। कॉकपिट के अंदर राघव और पोल्टू की आवाज़ें एक साथ ठंडी और तीखी गूंजीं। चेनब्लेड तैयार, चेनब्लेड तैयार। अध्याय 285, खतरा, खामी। चीच। त्राकामार आइस कैन्यन के ऊपर एक विंग डायमंड की कान फोड़ने वाली चीख भयंकर बर्फीले तूफान को चीरती हुई बर्फीले मैदानों में लहरें पैदा कर गई। ठीक उसी पल, जब ऐसा लग रहा था कि तूफान सब कुछ निगल जाएगा, अचानक एक विशाल यांत्रिक हाथ बाहर निकला और उसने हवा में उड़ते उस राक्षस की पूंछ को जकड़ लिया।
एक जोरदार झटके के साथ उस जीव के दर्जनों मीटर लंबे विशाल पंख बेतहाशा फड़फड़ाए। इससे पहले कि वह दूसरी चीख निकाल पाता, एक विशाल गहरे लाल रंग की चेन ग्रेट स्वॉर्ड सोनिक बूम के साथ ऊपर उठी और उसने उस राक्षस के पंखों और आधे शरीर को बीच से दो टुकड़ों में चीर दिया। वह विशाल ब्लेड लाल होकर धधक रहा था, जिसने उस राक्षस की पत्थर जैसी सख्त खाल और हड्डियों को ऐसे काट दिया जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। खटाक वूम। यूनिट 01 ने एक गगनभेदी यांत्रिक गर्जना की जिससे धरती कांप उठी। एक ही झटके में उसने विंग डैमन के कटे हुए शव को उन स्नोफियंस की ओर उछाल दिया जो बर्फीले मैदानों में अल्लू के दस्ते का पीछा कर रहे थे। घड़ी की सुई की तरह सटीक हरकत करते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी हाई फ्रीक्वेंसी ब्लेड चेन स्वॉर्ड को वापस समेट लिया। क्लिंक 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 उसकी यांत्रिक उंगलियां और कलाई तेजी से एक ट्रायंगुलर प्लाज्मा फेज रिंग त्रिकोणीय प्लाज्मा रिंग में बदल गईं। प्लाज्मा कैनन सक्रिय करो, प्लाज्मा कैनन सक्रिय करो। वह त्रिकोणीय रिंग तेज गति से घूमने लगी और उसके मैग्लेव एक्सीलरेशन रेल्स एक एक करके जल उठे। हेक्सागोनल सुपरकंडक्टिंग कॉइल्स से एक तीखी आवाज निकली जिसने उस अत्यधिक ठंड के सन्नाटे को चीर दिया। ज़ज़-स्क्रर, ज़ज़-स्क्रर, ज़ज़-स्क्रर। लाखों डिग्री तापमान के प्लाज्मा के 3 धमाके हुए जिन्होंने घाटी के ऊपर के आसमान को दोपहर के सूरज की तरह चकाचौंध कर दिया। ये गोले सीधे स्नोफियंस के झुंड के बीचों बीच फटे। अल्लू के दस्ते की स्थिति से देखने पर आसमान में एक भयानक नीली बिजली कौंधी। अगले ही पल पीछा करता हुआ राक्षसों का वह झुंड प्लाज्मा की चिंगारियों में समा गया। यहाँ तक कि वे फौलादी स्नोफियंस और उनके नीचे की बर्फीली जमीन भी तुरंत भाप बन गई। प्लाज्मा का सैलाब चारों ओर फैल गया जिससे घेरे के किनारों पर मौजूद राक्षस भी चीर दिए गए। झटके के साथ कटे हुए अंग और झुलसा हुआ मांस हर दिशा में उड़ने लगा। कुछ ही क्षणों बाद शिविर के बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। बर्फीले तूफान की सायम सायम करती हवा के अलावा कुछ नहीं बचा था। सुरक्षा दस्ता हौंफता हुआ फटी आंखों से ये सब देख रहा था। धुंध के बीच उन्हें पहाड़ जितने विशाल एक मेका की परछाई दिखाई दी जिसकी चेतावनी लाइटें और परमाणु इंजन तूफान के बीच किसी लाइटहाउस की तरह धड़क रहे थे। क्या ये एम्परर प्रोजेक्ट का वही मेका है? धत्तेरे की, ये तो अविश्वसनीय था। क्या हमने कर दिखाया? हाँ भाई, सबको राख बना दिया। शिविर के बाहर प्रसेनजीत और बाकी की एम्परर टीम उस विशाल आकृति को देख रहे थे। उनके चेहरों पर उत्साह और विस्मय का मिला जुला भाव था। हमने सच में यूनिट 01 को फिर से सक्रिय कर दिया। प्रसेनजीत बर्फ पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेका की उस वीर आकृति को देख रहा है। कैप्टन अल्लू। यूनिट 01 के न्यूरोसिम कॉकपिट के अंदर राघव ने ठंडे स्वर में होलो डिस्प्ले को देखते हुए कहा, हम वापस लौट रहे हैं। अभी रात 1:54 पश्चिमी शिलान शहर। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। शहर के दक्षिण में स्थित दुर्गा रडा एरे स्टेशन पर स्नोव्राथस की झुलसी हुई लाशें पहाड़ियों पर बिखरी पड़ी थीं। हवा में जलते हुए मांस और ओजोन की गंध भरी थी। भड़कती हुई आग ने ठंड का नामोनिशान मिटा दिया था। तूफान पर अफरा तफरी हावी थी। रक्षा पंक्ति पर भारी मशीनगनें तबाह पड़ी थीं। दक्षिण शहर की दीवार की एंटी एयर तोपें घंटों से गरज रही थीं। मोर्चे पर कई नष्ट हुए मेका बर्फ में दबे थे जिनके चारों ओर इंसानों और राक्षसों की अनगिनत लाशें पड़ी थीं। युद्ध क्षेत्र खून और बारूद की गंध से महक रहा था। वह कीड़ा फिर से हरकत में है। उस गड्ढे को उड़ा दो। बमवर्षक दस्ता आ रहा है। हम पहाड़ी रास्ता खो रहे हैं। बहुत सारे घायल हैं। लोग कम पड़ रहे हैं। घायलों को पीछे खींचो। मोर्चा संभालो वरना हम सब मारे जाएंगे। दा दा दा। धड़ाक धड़ाक। कई किलोमीटर लंबी फ्रंटलाइन पर 30,000 से ज्यादा सैनिक जान की बाजी लगा रहे थे। लेकिन पहाड़ और शहर से आने वाले राक्षसों का झुंड खत्म ही नहीं हो रहा था। दक्षिण में 2 और नए गड्ढे खुल गए थे। हर तरफ से बढ़ते दबाव के कारण रक्षा पंक्ति टूटने के कगार पर थी। ईस्टर्न वेपन्स फैक्ट्री में पहली रक्षा परत गिर चुकी थी। प्रतिरोध करने वालों को फैक्ट्री के अंदर धकेल दिया गया था। बाहर औद्योगिक राजमार्गों पर स्नोव्राथस का कब्जा था। टॉर्च अलायंस की आधी सेना खत्म हो चुकी थी। कैप्टन अरशद के अवशेष सड़क पर बिखरे पड़े थे जिन्हें राक्षसों ने रौंद डाला था। नदर्न पैसेंजर स्टेशन पर राक्षसों ने रेल लाइनों को तोड़ दिया था। प्लाजा खून से लथपथ था। उस टूटी हुई फ्रंटलाइन पर प्रकाश, जो एक जियोकाइनेटिक पृथ्वी की शक्ति वाला योद्धा था, उस दरार के बीच खड़ा होकर सैलाब को रोक रहा था। लेकिन उसका पत्थर का कवच राक्षसों के डंकों से छलनी हो चुका था और वह बुरी तरह लहूलुहान था। भाड़ में जाए ये सब। लोंगशान 1 कभी नहीं गिरेगा। सब यहाँ से जिंदा निकलेंगे। उसने अपनी मुट्ठियां जमीन पर दे मारी जिससे एक छोटा भूकंप आया।
जमीन से विशाल पत्थर की सिलें ऊपर उठीं, जिससे एक दीवार बन गई जिसने उस दरार को बंद कर दिया। तभी पीछे से दर्जनों डंकों और पंजों ने उसे आर पार कर दिया। प्रकाश, खून जैसी लाल आंखों के साथ, डैनियल, जो एक विशाल बाघ के रूप में बदल चुका था, एक कंटेनर किले से उल्कापिंड की तरह नीचे कूदा। वह स्नोव्राथस के झुंड को चीरता हुआ निकला। डैनियल प्रकाश के पास पहुंचा और उसकी पीठ से राक्षसों के डंक खींचकर निकाले। धत्तेरे की दोस्त, हिम्मत मत हारना, मैं मदद बुला रहा हूं। कैप्टन, प्रकाश की आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। मेरे बारे में भूल जाओ, मोर्चा संभालो, वे सब जीना चाहते हैं। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। कमीने प्रकाश, डैनियल दहाड़ा और एक बार फिर उस झुंड पर टूट पड़ा। पीछे से स्नो फिएंड्स का एक और सैलाब उमड़ा। तभी एक स्टील स्लेयन ग्रेट स्वॉर्ड हवा में किसी ब्लैंडर की तरह घूमी और राक्षसों के चित्रे उड़ा दिए। राज, जो गुस्से में लाल हो रहा था, झुंड को चीरते हुए बाहर निकला। उसने हवा में ही तलवार को पकड़ा और एक ही झटके में गोता मारते एक विंग डैमन का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका शरीर घावों से भरा था, जो तेजी से भर रहे थे, सिर्फ फिर से कटने के लिए। भाई, बस डटे रहो। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। रजिता, जो शाली में का चला रही थी, अपनी वल्कन तोप खाली कर चुकी थी। अब सिर्फ मुख्य तोप और हाथ का ब्लेड बचा था। वह राज के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। हमें पीछे हटना होगा। दीदी पूनम, हमारा दायां हिस्सा फ्लैंक ढह रहा है। ठा ठा। छत पर खड़ी पूनम अपनी मैट्योर 3 राइफल से विंग डैमन्स को निशाना बना रही थी। नीतू, जो खून से लथपथ थी और दोनों हाथों में पिस्तौल और तलवार लिए थी, चिल्लाए, कमांडर पूनम, और आ रहे हैं। अब क्या करें? शून, एक तीखी सोनिक वेव ने घेरे पर चढ़ते राक्षसों को काट कर रख दिया। मोनिका, जिसका फर कोट अब फट चुका था, पूनम के पास उतरी। राक्षसों की अगली लहर इसी तरफ आ रही है। अगर एक और गड्ढा खुला तो हम सब मारे जाएंगे। हमें अपनी फायर सपोर्ट को अभी बदलना होगा। ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमारी सबसे अच्छी उम्मीद नॉर्थ वॉल और एरोस्पेस स्क्वाड है। हम बहुत दूर हैं, पूनम ने फायरिंग करते हुए तीखे स्वर में कहा। हमारा काम इस मोर्चे को संभालना है, हंटिंग कॉप्स के लिए समय खरीदना है। अगर एक भी हिस्सा ढहा तो पूरी चेन टूट जाएगी। मोनिका की सांसें फूल रही थीं। धत्तेरे की, हम सुबह तक कैसे रुकेंगे? हम अंत तक रुकेंगे, पूनम चिल्लाई। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राघव। हम और ज्यादा देर नहीं टिक सकते। तुम कहाँ हो? उधर युद्ध के मैदान में अमीन और लिली की चेन ब्लेड्स किसी उल्कापिंड की तरह चमक रही थीं। वे किसी साए की तरह राक्षसों के बीच से निकल रही थीं। जल्द ही वे उस विशाल 3 पूंछ वाले स्नो व्रेथ के करीब पहुंच गईं। मैं बाईं ओर से जाती हूँ। मैं दाईं ओर से। अमीन ने छलांग लगाई, लेकिन वह विशाल राक्षस चतुर था। उसने अपना पैर उठाकर अपना सिर बचा लिया और अपनी तीनों पूंछों से अमीन पर हमला कर दिया। खचाक, एक पूंछ अमीन के बाईं ओर से आर पार हो गई। आहा! अमीन की चीख निकल गई। तभी एक सुनहरी परछाई तेजी से गुजरी। राजू ने उस पूंछ को लात मारकर तोड़ दिया और अमीन को लिली की ओर उछाल दिया। इसे लेकर जाओ, भागो। दूसरी तरफ जुबिन ने उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए खुद को उनके ऊपर झोंक दिया। उसकी त्वचा चांदी जैसी धातु में बदल गई। राक्षसों के पंजे और डंक उसकी धातु की काया को फाड़ने लगे। खून की फुहारें उड़ीं। आहा! तभी एक धमाका हुआ। ब्रिजेश स्टील की केबल के सहारे ऊपर से कूदा। उसकी आंखों में विस्फोटक ऊर्जा चमक रही थी। जुबिन अंकल, हटो यहाँ से। जुबिन ने घायल होने के बावजूद दोनों लड़कियों को उठाया और रक्षा पंक्ति की ओर भागा। लेकिन उस विशाल राक्षस की पूंछ ने उसे वापस राक्षसों के झुंड में दे मारा। राक्षस तुरंत उस पर टूट पड़े। दीपिका की आंखें लाल हो गईं। उन्हें अंदर मत आने देना। धमाका! दैत्यों के झुंड ने एक भारी बख्तरबंद ट्रक को कुचल दिया। पीछे सिर्फ तबाही के निशान रह गए। राजू ने फिर से गोता लगाया। उसकी सुपर स्पीड उन भारी भरकम राक्षसों पर कहर ढा रही थी। ट्रक शुरू करो, दरार को बंद करो, वह चिल्लाया। आग लगाने वाले बम लाओ। हेमंत, जो अब अपने कीट कवच रूप में बदल चुका था, ऋषि के साथ उस विशाल स्नो व्रेथ को रोकने के लिए आगे बढ़ा। शैटिफिस्ट, ऋषि दहाड़ा और उसने विस्फोटक बल के साथ एक मुक्का जड़ा। राक्षस का अगला पैर और उसके सिर का आधा हिस्सा मांस के लोथड़ों में तब्दील हो गया। मौका पाकर हेमंत उस राक्षस की पीठ पर चढ़ गया। उसके उत्परिवर्तित पंजों ने राक्षस के सिर के बचे हुए हिस्से को चीर कर रख दिया। वह राक्षस बेतहाशा छटपटाने लगा और अपने ही साथियों को कुचलने लगा। जैसे ही उसका भेजा बाहर निकला, उसकी आखिरी पूंछ का डंक बिजली की गति से हेमंत की ओर बढ़ा। धड़ाक! उस नुकीले डंक ने हेमंत का दाहिना हाथ और उसकी आधी छाती फाड़ दी, जिससे वह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा।
उसके खून से सने पंजे राक्षसों के झुंड में जा गिरे। हेमंत अंकल, ऋषि ने अपने दोनों हाथों से शॉक पंच मारकर आसपास के राक्षसों को उड़ा दिया और हेमंत को खींचने के लिए भागा, लेकिन वहां का मंजर देखकर वह जड़ रह गया। हेमंत का कंधा और पसलियां पूरी तरह फट चुकी थीं। उधर मत देखो, अपने पीछे देखो, हेमंत ने खून की उल्टियां करते हुए कहा। थुड़ थुड़ थुड़। निकोलस होल्ट ने बिना झिझक पूंछ के कई वार झेले, लेकिन वह आगे बढ़ा और हेमंत को एक हाथ से उठाकर तेजी से पीछे हटने लगा। लाइन टूट गई है। मोर्चे पर भारी नुकसान हो रहा था। ऋषि के पास कोई चारा नहीं था। उसने हेमंत को ब्रिजेश और जुबिन की दिशा में फेंक दिया। ब्रिजेश ने अब निशाना साधना छोड़ दिया और चारों ओर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। अपनी शक्ति के अत्यधिक उपयोग से उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। धुआं छंटने पर जुबिन अभी भी अमीन और लिली को बचाने के लिए उनके ऊपर लेटा हुआ था। वह मुश्किल से होश में था। तभी चेजिंग सन और रनिंग फार कॉनॉय के सदस्य राइफलें लिए वहां आ पहुंचे और जुबिन को घेर लिया। उन्होंने ब्रिजेश के साथ मिलकर घायलों को सुरक्षित स्थान पर खींचना शुरू किया, लेकिन पिछली रक्षा पंक्ति टूट चुकी थी। स्नोव्राथस ने पल भर में पूरे समूह को घेर लिया। हम घिर चुके हैं। आह, हम उन्हें नहीं रोक पा रहे। हमारी गोलियां खत्म हो गई हैं। राक्षस टिड्डियों के दल की तरह पास आ रहे थे। उनके डंक हर तरफ से जानलेवा वार कर रहे थे। ऋषि ने हेमंत के बचे हुए हाथ को सहारा दिया और पीछे की ओर एक और शॉक पंच मारा। एक पल के लिए रास्ता खुला, पर झुंड फिर से हावी हो गया। हम सब मारे जाएंगे, ये बहुत ज्यादा हैं। वहीं अचानक एक इंजन की दहाड़ सुनाई दी। बिग ईगल कॉनॉय का एक भारी भरकम ट्रक राक्षसों को कुचलता हुआ बीच में आ गया। गोलियों की बौछार ने पीछे हटने का रास्ता साफ कर दिया। इन्हें पहले अंदर लो, ट्रक से एक अनुभवी सदस्य चिल्लाया। इन्हें बचाओ, पहले इन्हें बचाओ। अनिल ने देखा कि रक्षा पंक्ति ढह रही है और राक्षस पीछे से हावी हो रहे हैं। उसने अपने दांत पीसे और एक्सीलरेटर पर पैर जमा दिया। अंकल, ब्रिजेश, दीपिका और बाकी सब चिल्लाए। ट्रक राक्षसों को रौंदते हुए आगे बढ़ा। अनिल ने अंदर एक विशेष स्विच दबाया। पीछे के विस्फोटक कैबिनेट पर लाल बत्तियां जल उठीं। मोर्चा संभाले रखना, तुम बच्चे आज नहीं मरोगे, उसने रेडियो में फुसफुसाते हुए कहा और कैब से चिपके राक्षसों की परवाह किए बिना ट्रक को सीधे उस बड़े गड्ढे में उतार दिया। कड़ाक। ट्रक अंदर गिरते ही एक भीषण विस्फोट हुआ। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। उस झटके ने आसपास के हर राक्षस को मिट्टी में दबा दिया। शिलान हवाई अड्डे की जंग एक खूनी कत्लेआम में बदल चुकी थी। चारों ओर बर्बादी का मंजर था। धुआं और आग आसमान को निगल रहे थे। अंतहीन राक्षसों का सैलाब अभी भी उमड़ रहा था। हवा में सिर्फ मौत और निराशा की गंध थी। तीनों प्रमुख रक्षा पंक्तियां उत्तर, दक्षिण और पूर्व पूरी तरह ढहने की कगार पर थीं। शहर के भीतर 35 हंटिंग स्क्वाड्स में से अब केवल 23 सुरक्षित बचे थे। जो टीमें बिखर गई थीं, उन्हें फिर से संगठित किया गया या फ्रंटलाइन पर राक्षसों के सैलाब को रोकने के लिए भेज दिया गया। बाकी बचे योद्धा शहर के बीचों बीच दौड़ रहे थे और उस अबीस वॉर्म को लालच देकर बाहर निकालने और बादलों में छिपी उस मायावी एस क्लास ईरी एंटिटी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह कमबख्त कीड़ा किसी शापित ईल मछली की तरह खोदता और भागता रहता है। सुदीप ने हवा में उड़ते हुए गाली दी। उसका दस्ता पूरी तरह पस्त और बेदम हो चुका था। हमें आसमान में मौजूद उस सी अर्चिन समुद्री साही को मार गिराना होगा, किकी हौंफते हुए बोली। हर बार जब हम उस कीड़े को मारने वाले होते हैं, वह अपने अदृश्य कवच के साथ आ धमकता है। ये बहुत झुंझलाहट भरा है। इससे पहले वे उत्तरी हवाई अड्डे के पास अबीस वॉर्म को लगभग खत्म ही करने वाले थे, तभी बादलों में रहने वाले उस सी अर्चिन ने अपने तैरते हुए कांटे तैनात कर दिए और सभी मिसाइल और बम हमलों को रोक दिया। प्रोजेश कुछ नहीं बोला, बस अपने हाथ को देखता रहा। उसकी डिवाइन फ्लेम, दिव्य अग्नि, ने पहली बार उसे धोखा दिया था। वह अंदर से हिल गया था। ली जून फुसफुसाया, वह सी अर्चिन और अधिक राक्षसों को अपनी ओर खींच रहा है। वह हमारा पीछा कर रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा। क्यों? टीम लीडर तेज का चेहरा काला पड़ गया। वह इंतजार कर रहा है, हमारे टूटने का इंतजार। जिस पल हम नियंत्रण खो देंगे, जब डर हमें भीतर से बदल देगा, तभी वह हमला करेगा। तो फिर हम इससे लड़ें कैसे? हम नहीं लड़ सकते। तेज ने अपनी मुट्ठियां भींची। वह डर को महसूस कर सकता है। इसी तरह वह लोगों को लेवल 5 मार्क्स से टैग करता है। छिपना बेकार है। धत तेरे की, मैं हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम को लेकर हवा में जा रहा हूं। अगर वह चीज सामने नहीं आई तो ये पूरा शहर जलकर खाक हो जाएगा। तेज ने उस धातु के केस को खोला। यह आखिरी मौका है। ड्रेडनॉट क्लास करियर तैयार है। हम पहले सी अर्चिन पर हमला करेंगे। वहीं ऊपर आसमान में शाहिद ड्रेडनॉट के कमांड सेंटर में खड़ा पूरे हवाई बेड़े की निगरानी कर रहा था।
चाहे कुछ भी हो जाए, प्राथमिक लक्ष्य बादलों में छिपा एस क्लास ब्लैकथॉर्न है। कमांडर यू पूर्वी दीवार से चिल्लाया। गड़गड़ाहट, जमीन एक बार फिर हिली। अभी स्वॉर्म फिर से सतह पर आ रहा था। तेज ने ऊपर देखा। मोर्चा संभाले रखो, मैं उस कमीने को ढूंढता हूँ। वह ब्लैक क्राइसेंथेमम के साथ आसमान की ओर बढ़ा। 2 लड़ाकू विमान उसके पीछे थे। तेज सीधा बादलों के बीच उड़ गया। उसके हाथ में मौजूद वह रहस्यमयी फूल लाल रोशनी से धधकने लगा और आसपास के काले कोहरे को अपनी ओर खींचने लगा। अचानक तेज की रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन हुई। ऊपर कुछ उसे देख रहा था। बज़। तेज के कान में लगे रिसीवर पर एक संदेश आया। कैप्टन तेज, रडा ने कुछ पकड़ा है ठीक आपके ऊपर। मिसाइल लॉन्च। शून शून शून। दोनों जेट विमानों ने ऊपर मौजूद उस अज्ञात लक्ष्य पर मिसाइलें दाग दीं। तेज ने ऊपर देखा और वह जड़ रह गया। बादलों से एक विशाल काली आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, जिस पर भयानक लंबे काले कांटे लगे थे। यह आसमान में किसी सी अर्चिन जैसा लग रहा था। लेकिन ये चीज़ सिर्फ बड़ी नहीं थी, इसके काले कांटे ही किसी गगनचुंबी इमारत से ज्यादा लंबे थे। वे डरावने तरीके से लहरा रहे थे। धड़ाक धड़ाक। मिसाइलें हवा में ही किसी अदृश्य ढाल से टकराकर फटने लगीं। तो अब तुम छिप नहीं रहे, हम। तेज की आवाज़ में एक ठंडी चुनौती थी। तेज की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसके पास मौजूद लोहे के कई बीम अचानक ऊपर की ओर दागे गए। जैसे ही उस क्लाउड अर्चिन के विशाल कांटे हिले, तेज को एक अदृश्य ऊर्जा की लहर बाहर निकलती महसूस हुई। एक बीम किसी धातु की चीज से टकराया, उसका सिरा मुड़ गया, जैसे वह किसी अभेद्य बल क्षेत्र से टकराया हो। तेज की आंखों में चमक आ गई, उसे अपनी क्षमता का एहसास हुआ। वह शील्ड असली थी, ठोस, अभेद्य। वहीं अचानक हवा को चीरती हुई एक आवाज आई। तेज ने फुर्ती से खुद को एक तरफ झुकाया। एक विशाल काला कांटा ठीक उसी जगह से गुजरा जहां वह एक पल पहले था। हवा का दबाव इतना तीव्र था कि तेज दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। उसने अपने दांत पीसे और हवा में कलाबाजी खाते हुए खुद को संभाला। पीछे गिरते हुए भी उसका नियंत्रण उन बीमों पर बना रहा। तभी उसने कुछ गौर किया, जो बीम हवा में रुक गए थे, वे अचानक फिर से ऊपर उड़ने लगे। उसने अपनी चुंबकीय शक्ति का उपयोग कर उन्हें वापस उन कांटों की ओर फेंका। खचाक। काले कांटे फिर से खुले। इस बार बीम किसी दलदल की तरह उनमें समा गए और हिलना बंद कर दिया। अगले ही पल एक प्रचंड शक्ति ने उन्हें पतली चादरों की तरह कुचल दिया और उन्हें वापस उसी जगह फेंक दिया जहां मिसाइलें फटी थीं। तेज की आंखों में समझ की चमक आई। उसने कम्युनिकेटर पर चिल्लाकर कहा, इस अर्चिन के बल क्षेत्र की एक निश्चित सीमा है, और जब ये हमला करता है तो इसकी शील्ड हट जाती है। यही हमारा मौका है, अभी हमला करो। ये संदेश बिजली की तरह सभी इकाइयों तक पहुंच गया। नीचे किकी तुरंत चिल्लाए, हम उस विशाल कीड़े पर नकली हमला करेंगे। जैसे ही ऊपर वाला अर्चिन हमला करे, अपनी सारी तोपें आसमान की ओर मोड़ देना। कोई बात नहीं। ड्रेडनॉट क्लास करियर पर शाहिद सतर्क हो गया। प्रोजेश ने अपनी आग को चार्ज करना शुरू कर दिया था। उत्तरी दीवार पर बहादुर ने आदेश दिया, भारी तोपखाने और रेलगनों को आसमान की ओर मोड़ दिया गया। धड़ धड़ धड़। शहर में शॉकवेव्स दौड़ गईं। जमीन फटने लगी और धूल का गुबार ऊपर उठा। सड़क पानी की लहरों की तरह हिलने लगी। और फिर धड़ाक, जमीन फट गई। कंक्रीट के टुकड़े और मलबा आसमान की ओर उड़ा। एक विशाल, डरावना, ब्लैक अंडरग्राउंड वॉर्म जमीन से बाहर निकला। किकी, प्रोजेश, लीजुन और सुदीप पहले से ही तैयार थे। किकी ने अपनी साइकिक पावर से तीनों को हवा में उठा लिया। डिवाइन फ्लेम स्वॉर्ड। शून। तेज किसी उल्कापिंड की तरह आसमान से नीचे की ओर झपटा। उसी क्षण ऊपर से एक भयानक अंग पेंडुलम की तरह उनकी ओर गिरने लगा। अभी लेकिन प्रोजेश ने अपनी आग की तलवार नीचे नहीं चलाई, उसने ऊपर निशाना साधा। किकी ने एक साइकिक पल्स के साथ उस आग को दबाया और फिर उसे रॉकेट की तरह आसमान की ओर छोड़ दिया। एक लाल किरण बादलों में समा गई, जिससे पूरा आसमान जगमगा उठा। उसी समय उत्तरी दीवार से 2 LF-21 मिसाइलें और हवाई इकाइयों से प्लाज्मा तोपों की बौछार आसमान की ओर शुरू हुई। सारा हमला एक ही बिंदु पर केंद्रित था। हंटिंग कॉप्स, पीछे हटो। वह काला कांटा सड़क से टकराया और धूल का गुबार उड़ा दिया, लेकिन इस बार हंटिंग कॉप्स तैयार थी। सब बिखर चुके थे, कोई भी उसकी चपेट में नहीं आया। और फिर न्याय हुआ। धड़ाक 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 धड़ाक। आसमान में विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिससे भोपाल शहर के ऊपर के आधे आसमान में आग का बवंडर उठ खड़ा हुआ। उस लाल नरक के बीच यात्रियों और सैनिकों ने ऊपर देखा। वहां आग की रोशनी में वह विशाल सी अर्चिन जैसा साया दिखाई दे रहा था। उसके अनगिनत कांटे किसी मकड़ी की तरह बादलों में लहरा रहे थे।
वह दृश्य इतना डरावना था कि किसी की भी रूह कांप जाए। क्या हमने उसे मार गिराया? हे भगवान, वह चीज़ कितनी विशाल है! क्या ये वायुमंडलीय जीव है? उड़ा दो उस शैतान को! पूरा शहर सदमे और गुस्से से दहल उठा। तभी एक परमाणु विस्फोट जैसी जबरदस्त शॉकवेव उठी, जिसने कई किलोमीटर के दायरे से बादलों और बर्फीले तूफान को साफ कर दिया। इस तूफान की आंख के बीच में वह एस क्लास ईरी एंटिटी अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। सैकड़ों मीटर लंबे काले कांटे भाले की तरह लहरा रहे थे, और केंद्र में नरक से निकली हुई लाल चमकती यौगिक आंखों का एक समूह था। कड़ाक! आसमान से एक गगनभेदी, गला घोंटने वाली चीख गूंजी। वह जलता हुआ जीव अचानक नीचे गिरने लगा, बादलों से सीधे जमीन की ओर। वह नीचे आ रहा है! हटो, बचो! शून्य! धड़ाक! दर्जनों विशाल काले कांटे शहर की सड़कों पर गिरे, जिससे धरती कांप उठी और धूल का बवंडर छा गया। जब तक वह नीचे है, उस पर हमला करो! कमांडर यू की बेताब आवाज़ कम्युनिकेटर पर गूंजी। पूरी तोपें तैनात करो, फायर! बहादुर चिल्लाया। बॉम्बर स्क्वाड, हमला करो! शाहिद ने तुरंत आदेश दिया। शहर की दीवारों से तोपों की बौछार शुरू हो गई। आसमान में बमवर्षकों ने भारी पेलोड गिराए। रेलगन और प्लाज्मा तोपों ने गिरे हुए काले कांटों पर पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन उन कांटों ने अचानक फिर से प्रहार किया, और सभी हमले एक बार फिर उस अदृश्य ढाल से टकराकर रुक गए। उसी समय उसकी केंद्रीय लाल आंखों से भयंकर ज्वाला निकली, जिससे आसपास के जिलों में हिंसक आंधी और बिजली के झटके पैदा होने लगे। तेज और किकी ने ये देखा और चिल्लाए, धत! यह एक और बड़ा हमला करने वाला है। हवा में ऊपर उठो! ड्रेडनॉट, बचो! एरोस्पेस करियर के ब्रिज में शाहिद का चेहरा उतर गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उस जीव के केंद्र से कई मीटर चौड़ी एक विशाल लेजर बीम निकली। इसने सीधे ड्रेडनॉट क्लास युद्धपोत को भेद दिया। वह गहरे लाल रंग की लेजर बादलों को चीरती हुई निकली। 30,000 टन का वह धातु का विशालकाय पक्षी दर्द से कराह उठा। लेजर ने उसके ढांचे को ऐसे काटा जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। इंजन रूम में चीफ अपने घुटनों पर गिर पड़ा। ऊपर देखने पर उसे जहाज 2 टुकड़ों में कटा हुआ दिखाई दिया। उस विशाल दरार से उसके साथी आसमान से नीचे गिर रहे थे, कुछ टूटते पाइपों को पकड़े हुए थे, तो कुछ जलते हुए उल्कापिंड बन गए थे। चीच! भोपाल शहर में धातु के चरमराने की एक भयानक आवाज़ गूंजी। फ्रंटलाइन पर मौजूद हर किसी ने उस जलते हुए दिग्गज को नीचे गिरते देखा। ड्रेडनॉट! वह गिर रहा है! तेज दहशत में देखता रह गया। फायर रोको! बहादुर चिल्लाया। शाहिद! शाहिद! पूर्वी दीवार पर कमांडर यू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सभी हवाई इकाइयां तुरंत पीछे हटो! किकी ने देखा कि वे काले कांटे अब शहर की गगनचुंबी इमारतों को रौंदते हुए रामपुरहाट स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। नहीं! किकी का चेहरा पीला पड़ गया। वह पागलों की तरह स्टेशन की ओर बढ़ी। पूनम! रजिता! वह चिल्लाई, लेकिन कम्युनिकेटर पर सिर्फ शोर था। पूनम! रजिता! राज! नीतू! ओपू! कोई तो जवाब दो! जज्ड! अंत में सिग्नल स्थिर हुए, लेकिन जवाब वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। हिम्मत मत हारना, जान, मैं बस पहुंच ही गया हूं। राघव! किकी की सांसें थम गईं। लक्ष्य लॉक एस क्लास ईरी एंटिटी। दूरी 16 किलोमीटर। बर्फीले तूफान के उस पार से आती वह आहट किसी प्राकृतिक आपदा जैसी थी। हर कदम के साथ धरती के सीने में कंपन हो रहा था। धूम धूम! जैसे ही पानगु यूनिट 01 ने शिलान की बाहरी सीमा में प्रवेश किया, उसकी आंखों की नीली रोशनी ने कोहरे को चीर दिया। वह केवल एक मशीन नहीं थी, वह मानवता का प्रतिशोध था। महामानव का उदय। यूनिट 01 का आक्रमण। राघव की उंगलियां कॉकपिट के न्यूरो लिंक इंटरफेस पर बिजली की गति से चलीं। पोल्टू, थ्रस्टर्स को 115% पर ओवरलोड करो। हमें उस ड्रेडनॉट के गिरने से पहले पहुंचना होगा। समझा? राघव, प्लाज्मा कोर स्टेबल है। डंपिंग वॉल्व्स ओपन। शून्य! धड़ाक! मेका के पीछे लगे 4 विशाल रॉकेट थ्रस्टर्स एक साथ दहक उठे। 10,000 टन का वह यांत्रिक शरीर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए बर्फ की चादर पर फिसलने लगा। उसके रास्ते में आने वाले स्नोव्राथस का झुंड तिनकों की तरह उड़ गया। जो राक्षस उसके पैरों के नीचे आए, वे पहचान में भी नहीं बचे, सिर्फ काले खून के धब्बे रह गए। युद्ध क्षेत्र का दृश्य। पूर्वी दीवार। सैनिक जो अब तक हार मान चुके थे, फटी आंखों से उस पर्वत जैसी आकृति को शहर की ओर बढ़ता देख रहे थे। आसमान में वह एस क्लास राक्षस सी अर्चिन अपनी लाल आंखों से इस नए खतरे को भांप रहा था। उसने अपने दर्जनों कांटों को मोड़कर यूनिट 01 की दिशा में तान दिया। रामपुरहाट स्टेशन। पूनम और रजिता ने मलबे के बीच से ऊपर देखा। उन्हें दूर क्षितिज पर नीली प्लाज्मा की चमक दिखाई दी। पूनम, देखो! रजिता की आवाज़ में एक नई उम्मीद थी। अंतिम प्रहार की तैयारी।
यूनिट 01 के दाहिने हाथ से एक विशाल यांत्रिक गर्जना निकली। उसकी हाई फ्रीक्वेंसी चेनस्वॉर्ड तेजी से घूमने लगी, जिससे निकलने वाली गर्मी ने आसपास की बर्फ को भाप बना दिया। टारगेट लॉक, एस क्लास सीरी एंटिटी। डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। राघव, वह हमला करने वाला है। पोल्टू चिल्लाया। राघव के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसे करने दो, आज उसे पता चलेगा कि जब इंसान अपनी जमीन के लिए लड़ता है तो देवता भी कांपते हैं। यूनिट 01 फुल बर्स्ट मोड सक्रिय। मेका की छाती का हिस्सा खुला और वहां से एक भयानक सफेद रोशनी निकलने लगी। एंटी मैटर कैनन चार्ज हो रहा था। शहर के बीचों बीच उस दानव का गिरना ऐसा था जैसे किसी ने साक्षात यमराज को जमीन पर उतार दिया हो। क्लाउड थॉर्न हॉरर की उपस्थिति ने वह कर दिया जो हजारों राक्षस नहीं कर पाए थे, मानवता के अडिग साहस में दरार डाल दी। अध्याय 286 ऑर्बिटल इंसिनरेटर कैनन। धुआं और आग की लपटें आसमान को निगल रही थीं। वह एस क्लास जीव किसी गहरी समुद्री मछली की तरह सुस्त लेकिन जानलेवा गति से हिल रहा था। उसके सैकड़ों मीटर लंबे काले कांटे जब जमीन में धंसते तो ऐसा लगता मानो धरती का सीना छलनी हो रहा हो। उन कांटों के नीचे अरबों कनखजूरों जैसी हलचल हो रही थी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। का ची एक ऐसी इंफ्रासाउंड लहर गूंजी जिसने सैनिकों की हड्डियों के भीतर कंपन पैदा कर दिया। यह आवाज नहीं थी, ये सीधे आत्मा पर प्रहार था। ढहता हुआ मनोबल। शहर के दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी मोर्चों पर तबाही का मंजर था। योद्धा उस विशालकाय दानव को देखकर जड़ हो गए थे। ये डर नहीं था, यह अस्तित्व का संकट था। विशाल विच्छेद। कई योद्धाओं ने हथियार डाल दिए और इसी हिचकिचाहट का फायदा उठाकर राक्षसों के झुंड रक्षा पंक्तियों के अंदर घुस गए। कमांडर यू की ललकार, सभी इकाइयां ध्यान दें। ब्लैक थॉर्न नीचे गिर चुका है, उसकी कमजोरी अब सामने है। ये प्रहार करने का सबसे सही समय है। अपनी आखिरी सांस तक मोर्चा थामे रखो। कमांडर यू की आवाज ने डूबते हुए मनोबल को एक सहारा दिया। लेकिन जमीन पर हालात अभी भी काबू से बाहर थे। अंतिम तुरुप का इक्का। राघव और यूनिट 01। जब पूरी उम्मीद खत्म होने वाली थी तभी क्षितिज पर एक भयानक गर्जना हुई। यह आवाज किसी दानव की नहीं बल्कि फौलाद की थी। पोल्टू, टारगेट कन्फर्म। ऑर्बिटल इंसिनरेटर कैनन को ऑनलाइन करो। यूनिट 01 के कंधे के हिस्से पीछे की ओर खिसके और वहां से दो विशालकाय रेल बैरल बाहर निकले। मेका के पैरों ने जमीन में हाइड्रोलिक एंकर गाड़ दिए ताकि प्रहार के झटके को सहा जा सके। एनर्जी लेवल 90%, 95%, 100%। राघव की आंखों में प्रतिशोध की आग थी। तुमने हमारे ड्रेडनॉट को गिराया, अब देखो कि इंसान अपनी आग कैसे बरसाता है। नर्क की अग्नि का प्रहार। जैसे ही राघव ने ट्रिगर दबाया, पूरा शहर सफेद रोशनी में नहा गया। यूनिट 01 की तोप से एक प्लाज्मा की ऐसी धार निकली जिसने रास्ते में आने वाली हवा को भी जला दिया। यह कोई साधारण हमला नहीं था, ये ऑर्बिटल इंसिनरेटर था जो किसी भी चीज को आणविक स्तर पर राख करने की ताकत रखता था। वह रोशनी सीधे उस सी अर्चिन के मध्य भाग, उसकी लाल आंखों के समूह की ओर बढ़ रही थी। हवा में तनाव इतना गहरा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। रामपुरहाट स्टेशन पर मौजूद हर जान दांव पर लगी थी। पूनम और उसकी टीम नीचे जमीन पर राक्षसों के सैलाब से जूझ रही थी, जबकि ऊपर आसमान में मौत मंडरा रही थी। महायुद्ध का केंद्र, रामपुरहाट स्टेशन। तेज का अंदाजा सही था, वह एस क्लास दानव केवल शिकार नहीं ढूंढ रहा था, वह उन हजारों इंसानों की भय की गंध का पीछा कर रहा था जिन्हें लेवल 5 मार्क किया गया था। अपनी जगह डटे रहो। पूनम की दहाड़ स्टेशन के शोर में गूंजी। उसकी मेट्योर -3 राइफल अब गर्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी नज़रें आसमान में किकी और तेज की हर हरकत पर टिकी थीं। उधर आसमान में तेज ने हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम को पूरी तरह खोल दिया। उससे निकलने वाली डरावनी लाल पल्स ने उस दानव का ध्यान खींच लिया। क्लाउड थॉर्न हॉरर बीच रास्ते में रुक गया। उसकी हजारों लाल आंखें एक साथ घूमी, उनका निशाना अब तेज था। एक घातक प्रहार और एक नई उम्मीद। जैसे ही उस दानव ने अपना विशाल काला कांटा तेज को कुचलने के लिए हवा में लहराया, उसकी अदृश्य शील्ड में एक क्षणिक दरार आई। अभी, तेज चिल्लाया, लेकिन उस प्रहार की गति इतनी तीव्र थी कि तेज के पास बचने का समय नहीं था। तभी, लक्ष्य लॉक, एस क्लास सीरी एंटिटी। एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने स्टेशन पर मौजूद हर शख्स के दिल की धड़कन तेज कर दी। ये राघव था। बूम! आसमान से एक नीली लकीर बिजली की तरह नीचे उतरी। ये यूनिट 01 का पहला वार था। मेका के दाहिने हाथ से निकली एक हाई एनर्जी बीम ने उस काले कांटे को बीच हवा में ही रोक दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शॉकवेव से पास की गगनचुंबी इमारतों के कांच चूर चूर हो गए। राघव की एंट्री, मैं आ गया हूँ। धूल और धुएं के बीच से पानगु यूनिट 01 उभर कर सामने आया। 10 मीटर ऊंचा ये फौलादी दानव अब सीधा उस एस क्लास राक्षस के सामने खड़ा था।
राघव का चेहरा कॉकपिट के भीतर पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में अटूट संकल्प था। पूनम, किकी, पीछे हटो, राघव की आवाज़ रेडियो पर गूंजी। इसका हिसाब अब मैं चुकता करूंगा। राघव ने मेका की शॉक ब्लेड निकाली जो उच्च आवृत्ति पर थरथरा रही थी। पोल्टू, थ्रस्टर्स ऑन, हम इसे स्टेशन से दूर लेकर जाएंगे। यूनिट 01 के पैरों के रॉकेट फिर से दहाड़े। मेका ने छलांग लगाई और सीधे उस दानव के एक विशाल कांटे को पकड़कर उसे शहर के खुले मैदान की ओर खींचना शुरू कर दिया। विस्फोट इतना प्रचंड था कि लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए ठहर गया हो। वह 2000 टन का रिफाइनरी टावर, जो घर्षण की वजह से दहकते हुए लावे जैसा लाल हो चुका था, उस दानव की आंखों के ठीक बीचों बीच जा धंसा। महाप्रलय का दृश्य, यूनिट 01 का आगमन। शहर की गगनचुंबी इमारतों के पीछे से एक साया उभरा, विशाल, डरावना और अडिग। थुर थुर थुर, हर कदम के साथ भोपाल की सड़कें किसी कांच की तरह चटक रही थीं। धूल के गुबार को चीरते हुए पानगु यूनिट 01 सामने आया। मेका के बाहरी कवच पर जमी बर्फ पिघलकर भाप बन रही थी और उसकी नीली आंखों की रोशनी उस अंधेरी रात में मौत की मुनादी कर रही थी। टारगेट की शील्ड 50% तक गिर चुकी है। पोल्टू, अब रुकना नहीं है। राघव की दहाड़ कॉकपिट में गूंजी। राघव, इसकी रिकवरी स्पीड बहुत तेज है। वह टावर पिघल रहा है। पोल्टू ने चेतावनी दी। मैदान जंग का हाल। किकी और टीम, दूर गिरते हुए किकी ने जैसे ही यूनिट 01 को देखा, उसकी बेजान आंखों में जान आ गई। वह आ गया, वह सच में आ गया। पूनम और रजिता, स्टेशन पर मौत का जो साया मंडरा रहा था, वह एक पल के लिए टल गया। वह लेज़र जो हजारों को राख करने वाली थी, अब उस रिफाइनरी टावर की वजह से दिशा भटक कर बादलों को चीर रही थी। एस क्लास दानव, वह सी अर्चिन, क्रोध से पागल हो चुका था। उसके शरीर से निकलने वाला काला तरल कंक्रीट को गला रहा था। उसने अपने उन हजारों कांटों को वापस समेटा और एक विशालकाय कोड़े की तरह यूनिट 01 की ओर घुमाया। राघव का पलटवार, तुमने बहुत तबाही मचा ली। राघव के स्वर में एक बर्फीली शांति थी। अब मेरी बारी है। यूनिट 01 ने दौड़ना शुरू किया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह एक धात्विक धुंध जैसा लग रहा था। जब वह कोड़ा जैसा कांटा उसकी ओर आया, मेका ने हवा में छलांग लगाई और उसे अपने बाएं हाथ से जकड़ लिया। पोल्टू, राइट शोल्डर कैनन, फायर। यूनिट 01 के कंधे पर लगा ऑर्बिटल इंसिनरेटर एक बार फिर से चार्ज हुआ। लेकिन इस बार ये दूरी से हमला नहीं था। राघव ने तोप का मुंह सीधे उस दानव की फटी हुई आंखों के घाव पर टिका दिया था। कड़ाक, आसमान एक बार फिर सफ़ेद रोशनी से अंधा हो गया। जैसे ही पानगु यूनिट 01 का वह विशाल मुक्का हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा, घर्षण की वजह से उसके चारों ओर एक सोनिक बूम पैदा हुआ। ये केवल एक हमला नहीं था, ये हजारों टन धातु और रॉकेट ईंधन का एक विनाशकारी संगम था। महाप्रलय का प्रहार, रॉकेट एल्बो बनाम अबीस वॉर्म। धड़ाक, वह मुक्का सीधे अबीस वॉर्म के उस हिस्से पर लगा जहां उसकी कवच पहले से ही चटक चुकी थी। प्रहार का झटका इतना जोरदार था कि जमीन में 10 मीटर गहरी दरारें पड़ गईं और पास की इमारतों की नींव हिल गई। उस विशाल कीड़े का शरीर पीछे की ओर मुड़ा और उसका काला गाढ़ा खून फव्वारे की तरह हवा में उछला। कीड़ा नीचे गिर गया है। राघव, अब ऊपर वाले शैतान पर ध्यान दो। पोल्टू ने चिल्लाते हुए डैशबोर्ड की ओर इशारा किया। आसमान में वह सी अर्चिन अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने अपने शरीर में धंसे हुए रिफाइनरी टावर को बाहर फेंकने की कोशिश में अपनी आधी से ज्यादा मांसपेशियों को फाड़ लिया था। जैसे ही वह टावर गिरा, उसकी लाल आंखों से एक डरावनी गूंज निकली। आसमान का शैतान और राघव का संकल्प। किकी, पूनम, अपनी अपनी पोजीशन पर रहो। राघव ने रेडियो पर दहाड़ा। ये राक्षस अब भागने की फिराक में है, हमें इसे जमीन पर ही रोकना होगा। यूनिट 01 की छाती से अब सफ़ेद धुआं निकलने लगा था। उसके सिस्टम ओवरहीट हो रहे थे, लेकिन राघव और पोल्टू की न्यूरोसिंक इतनी गहरी थी कि वे मेका के दर्द को महसूस कर रहे थे और उसे गुस्से में बदल रहे थे। पोल्टू, ग्रेविटी एंकर लॉन्च करो। यूनिट 01 के कूल्हों से 2 भारी धातु के हार्पून निकले जो मजबूत केबलों से जुड़े थे। मेका ने निशाना साधा और उन्हें सीधे उस सी अर्चिन के बीचों बीच दाग दिया। खचाक, हार्पून उस राक्षस के मांस में गहराई तक धंस गए। अब यूनिट 01 और वह एस क्लास राक्षस एक दूसरे से जुड़ चुके थे। वह राक्षस ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था और राघव 10,000 टन के मेका का पूरा वजन डालकर उसे नीचे खींच रहा था। मैदान जंग का अंतिम मोर्चा। स्टेशन पर मौजूद योद्धाओं के लिए यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। एक और विशाल मेका उस उड़ते हुए पहाड़ जैसे राक्षस को जमीन पर पटकने की कोशिश कर रहा था और दूसरी ओर जमीन से घायल अबीस वॉर्म फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। राजिता, मैं कीड़े को संभालती हूँ। भैया, आप उस उड़ने वाले शैतान को धूल चटाओ। पूनम और किकी,
सभी गन्स और एबिलिटी यूजर्स एक साथ हमला करो। राघव के लिए रास्ता साफ करो। आसमान बिजली की कड़कड़ाहट और प्लाज्मा की रोशनी से भर गया। भोपाल की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। प्लाज्मा की वह प्रचंड धार किसी छोटे सूरज की तरह चमक रही थी। 1000 डिग्री की उस गर्मी ने ब्लैकथॉर्न के बाहरी रक्षात्मक कवच को भाप में बदलना शुरू कर दिया। उसकी हजारों लाल आंखें उस सफ़ेद रोशनी में अंधी हो रही थीं। अध्याय 287 नरक की ज्वाला और फौलादी प्रहार। जैसे ही इंसिनरेटर रेलगन ने अपना पूरा आउटपुट झोंका, उस एस क्लास दानव का चीखना किसी धातु के चरमराहट जैसा था जिसने पूरे भोपाल शहर को थर्रा दिया। उसके काले कांटे अब रक्षा के लिए नहीं बल्कि दर्द के मारे हवा में पागलों की तरह लहरा रहे थे। राघव, इसके इंटरनल ऑर्गन्स जल रहे हैं। हमें रुकना नहीं है। पोल्टू की आवाज़ में एक जंगली जुनून था। आउटपुट 120% पर ले जाओ। अगर यह आज नहीं मरा तो हम घर नहीं जाएंगे, राघव ने चिल्लाकर जवाब दिया। अंतिम क्षणों का संघर्ष। जब वह सी अर्चिन आग की लपटों में घिरा था, तभी नीचे से वह घायल अबीस वॉर्म फिर से हरकत में आया। वह अपने साथी को बचाने के लिए पांगू यूनिट 01 के पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव और पोल्टू पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुके थे। पूनम और हंटिंग स्क्वाड, हंटर्स, कीड़े को वहीं रोको। राघव को अपना काम पूरा करने दो, पूनम ने आदेश दिया। मिसाइल अटैक। बहादुर की आर्टिलरी ने एक बार फिर आसमान को भर दिया, जिससे वह उड़ने वाला राक्षस अपनी शील्ड वापस सक्रिय न कर सके। विनाशकारी अंतः अर्पिन रो मिलेगा क्या? राघव और पोल्टू ने एक साथ मेका के दाहिने हाथ की चेन ब्लेड को फिर से सक्रिय किया। जैसे ही रेलगन की आग ने राक्षस के शरीर में एक गहरा छेद किया, यूनिट 01 ने अपनी पूरी ताकत से वह दहकती हुई तलवार उस घाव के अंदर घुसा दी। कड़ाक बूम, एक विशाल धमाका हुआ। उस सी अर्चिन के भीतर से काले खून की जगह एक नीली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वह विशालकाय जीव अब 2 टुकड़ों में बंट रहा था। पोल्टू, देखो, इसके अंदर कुछ चमक रहा है। राघव की आंखें फटी रह गईं। राक्षस के जलते हुए अवशेषों के बीच एक विशाल एस क्लास कोर दिखाई दे रहा था, जो किसी बहुमूल्य रत्न की तरह चमक रहा था। क्या यही वह अंडे था जिसका पोल्टू मजाक उड़ा रहा था, या ये कुछ और भी भयानक था? युद्धक्षेत्र अब पूरी तरह से नर्क में बदल चुका था। पानगू यूनिट 01 के पलटने से जो धमाका हुआ, उसने पूरे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की इमारतों के शीशे पिघला दिए। आग की लपटों के बीच से मेका का विशाल साया फिर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अबीस वॉर्म उसे फिर से जमीन में गाड़ने पर आमादा था। किकी का आत्मघाती मिशन। किकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हाथ हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम पर मजबूत था। वह जानती थी कि अगर राघव को दोनों मोर्चों पर अकेला छोड़ दिया गया तो वह नहीं बचेगा। मुझे कवर दो, किकी ने चिल्लाकर उस रहस्यमयी फूल की ऊर्जा को सक्रिय किया। उससे निकलने वाली भयानक लाल पल्स ने उस विशाल कीड़े का ध्यान खींच लिया। वह कीड़ा, जो राघव को कुचलने वाला था, अचानक रुक गया और अपनी हजारों आंखों से किकी की ओर देखने लगा। इधर आओ, गंदे कीड़े, किकी ने तेज उड़ान भरी, उसे स्टेशन से दूर ले जाते हुए। तेज का दांव, ध्यान भटकाने का खेल। उधर तेज और उसकी टीम ने सी अर्चिन के पिछले हिस्से पर धावा बोल दिया। सभी इकाइयां, मेरी बात ध्यान से सुनें। तेज की आवाज गूंजी। हमारा काम मारना नहीं, बस इसे उलझाए रखना है। राघव को उठने के लिए 5 मिनट चाहिए। बहादुर के आदेश पर आसमान में मौजूद हर लड़ाकू विमान ने विंग डायमंड्स के झुंड को चीरते हुए अपनी मिसाइलें उस समुद्री अर्चिन की ओर दाग दीं। भले ही मिसाइलें उसकी शील्ड से टकराकर बेअसर हो रही थीं, लेकिन धमाकों और रोशनी ने उस राक्षस को भ्रमित कर दिया। पूनम का मोर्चा, उत्तरी दीवार की ढाल। उत्तरी सीमा पर पूनम और राजू ने अपनी एंटी एयर गन्स को ओवरलोड पर सेट कर दिया था। एक भी विंग डैमन उन पायलटों तक नहीं पहुंचना चाहिए। पूनम ने अपनी राइफल से एक साथ 3 राक्षसों के सिर उड़ाते हुए चिल्लाया। धड़ 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 धड़, आसमान गोलियों की बौछार से जगमगा उठा। हजारों की संख्या में गिरते हुए राक्षसों के शरीर शहर की सड़कों पर लाशों का ढेर लगा रहे थे। राघव की वापसी। मलबे के ढेर के नीचे पानगू यूनिट 01 के कॉकपिट के भीतर लाल बत्तियां जल बुझ रही थीं। राघव, उठो, न्यूरोसिंक 50% पर गिर गया है। पोल्टू की आवाज़ धुंधली थी, उसका सिर खून से लथपथ था। राघव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके कान बज रहे थे। उसने देखा कि किकी उस विशाल कीड़े को दूर ले जा रही है और तेज अपनी जान दांव पर लगाकर उस एस क्लास राक्षस को उलझाए हुए है। पोल्टू, राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने फिर से कंट्रोल स्टिक पकड़ी। मैकेनिकल लिमिटर्स को हटा दो। हम प्रोटोकॉल बर्निंग सोल शुरू करेंगे।